से सरकार के द्वारा इस बारी कुछ घोषणाएं की गई। नमस्कार, हमारा नाम प्रीति चौधरी है और आज हम जो केंद्रीय बजट पर फोकस एमपी बजट के ज्ञान जो है वो गरीब आदमी, यूथ, अन्नदाता और नारी के दो स्तंभ पे बात करने वाले हैं, वाई से यूथ और एम से नारी। बात करते हैं सबसे पहले यूथ की, क्योंकि आपका सवाल वही था। तो यूथ के लिए तो आई थिंक एक काफ़ी अच्छी पहल है, क्योंकि ना सिर्फ नए आयुर्वेदिक कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, नए ITIs खोले जा रहे हैं, बल्कि मेडिकल की सीट भी बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही साथ 400 युवाओं को विदेश पढ़ने भी भेजा जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। अब दूसरे स्तंभ नारी की बात करते हैं। ओवरऑल टैक्स ना बढ़ने से महिलाओं का घर का बजट जो है वो तो संतुलित है। दूसरी तरफ अटल पेंशन स्कीम जो है उससे लिंकेज होने के कारण एक दूरगामी जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट उनके ऊपर आएगा। नौकरियों में भी आरक्षण बढ़ रहा है। पर अगर इन दोनों स्तंभों को देखा जाए तो इनको स्वरोजगार की तरफ बढ़ाने के लिए या और भी जो प्रावधान है उस पर थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है। हमारे हिसाब से थोड़ा सा और फोकस होना चाहिए था कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की तरफ बढ़ने के कदम है वो थोड़े से और ज़्यादा लिए जा सकते थे। इसी के साथ जबलपुर और महाकौशल के क्षेत्र को भी विकसित करने के लिए थोड़े और प्रावधान हो सकते थे। बट ओवरऑल आई थिंक जो है वो एक सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सबको खुश करने वाला बजट है। एब्सोल्युटली उसमें थोड़ा सा कहीं कसर रह जाती है हमारे हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ योजनाएं देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा महसूस भी होने लगा, मुझे नहीं पूरे ट्रांसपोर्ट जगत को महसूस होने लगा है कि सरकारें ट्रांसपोर्टर्स को कोई व्यवसाय ही नहीं मानती। आप देखिए कि एक जो डीजल के ऊपर उपकर लगाया गया था एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, 1 रुपया प्रति लीटर सिर्फ सड़कें बनाने के लिए। अब वो बढ़कर मेरे को लगता है कि 17 रुपये तक शायद हो गया है। और उसके बाद भी टोल टैक्स लगाया जा रहा है, उसके बाद भी रोड टैक्स लिया जा रहा है, उसके बाद भी नेशनल परमिट का टैक्स लिया जा रहा है, और उसके बाद भी मध्य प्रदेश के अंदर में तो कहूँगा कि जो फ्लाइंग और RTO बैरियर्स बने हैं उन किस प्रकार से ट्रक वालों को परेशान किया जा रहा है उसकी खबरें भी लगातार देख रहे हैं। और ना तो वो बैरियर एक बार हटाने की बात हुई थी, उसके बाद दोबारा उनको लगा के वही काम फिर से किया जा रहा है। आज सड़कें बना दी गई, अच्छी सड़कें बनाई गई, लेकिन उन पर टोल टैक्स इतना लगा दिया गया कि वो सड़कों के ऊपर से वाहन निकलना मुश्किल हो गया। एक ट्रक जो है लॉन्ग लीड पे चलता है वो 30 हजार रुपये, 40 हजार रुपये महीने का टोल टैक्स दे रहा है। आप विचार करिए कि वो ट्रक कैसे चल पाएगा। इतनी बड़ी उनकी लोन होते हैं, किस्त होती है, उनको इतने बड़े टैक्सेस हैं। डीजल का रेट देखिए आज कहाँ से कहाँ जा रहा है, लगातार उसको भी बढ़ाया जा रहा है। मुझे लगता है कि और लगातार चेचिस जो है, ट्रक का चेचिस है, आज अगर सही मायने में ट्रक हमको लेना हो तो वो 40 से 50 लाख रुपए का ट्रक हो गया है। 50 से 55 हजार रुपए का एक टायर का फेयर हो गया है। यही कारण है कि आज मैं जबलपुर शहर की बात करूं तो बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक ओनर्स इस व्यवसाय को छोड़ चुके हैं। सरकारों को इस विषय में छोड़ना चाहिए, सोचना चाहिए, जल्दी से जल्दी डीजल को GST के दायरे में लाकर ना सिर्फ ट्रक ओनर्स को सहायता करनी चाहिए, बल्कि आम जनता भी जो इतना महंगा ट्रांसपोर्टिंग, क्योंकि हर चीज ट्रांसपोर्ट के जरिए इधर से उधर जाती है, चाहे कोई भी हो। माना जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं सोचा सरकारें, मैंने पहले ही बोला, लगता है कि सरकारें तो इसको अपना व्यवसाय, इसको व्यवसाय ही नहीं मानती, इस पे ध्यान ही नहीं देती। सिर्फ इसको एक दुधारू गाय की तरह माना जाता है कि डीजल में भी ले लो, टोल टैक्स में भी ले लो, नेशनल परमिट में भी ले लो और दूसरे तरीके से भी ले लो। बड़ी निराशा है पूरे मध्य प्रदेश के नहीं, देश के ट्रांसपोर्टर में, कि सरकारें इस व्यवसाय के बारे में कुछ नहीं सोचती और इसीलिए इसका लगातार पतन होता जा रहा है और लोग इस व्यवसाय को छोड़ हुआ है। किस तरीके से देखते हैं और क्या कमियां हैं और क्या मुनाफे हैं? देखिए, सरकार ने इस बजट में एक संतुलन करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि चैलेंजेस सरकार के सामने बहुत थे। जैसे आप देखते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना में प्रावधान करना था, एग्रीकल्चर योजनाओं में प्रावधान करना था। सरकार ने अपरोक्ष रूप से यदि आप देखें तो 85,000 करोड़ का पूंजीगत व्यय के खर्चे का प्रावधान करना, ये कहीं ना कहीं हमारी अधोसंरचना विकास में मदद करेगा। उसी तरह से आप देखिए कि हर जिले में एक जिला का
सलाहकार समिति का गठन करना, यह भी योजना बहुत कामगार है जो जिले के विकास में काम आएगी। हालांकि बिजली की दर और रियल एस्टेट की दरों में हमारी उम्मीद थी कि कम करेगी सरकार और उससे उद्योगों को और आम जनता खासकर मध्यम वर्ग को और राहत मिलेगी, जो कि नहीं हुआ, वो हमें निराशा है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि बजट में प्रावधान करके सभी को खुश करने की कोशिश करी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है जो हम उम्मीद करते हैं कि यदि होती तो उससे और विकास बढ़ता। टैक्स को लेकर के यदि अगर देखिए, टैक्स को लेके जीएसटी आने के बाद से मध्य प्रदेश सरकार के पास सिर्फ 4 प्रोडक्ट हैं जिस पे सरकार टैक्स लगाती है। लिकर, जिस पे सरकार कुछ नहीं कर सकती। पेट्रोल डीजल, हम जानते हैं कि इसमें भी सरकारें नहीं सोचती हैं। बिजली और रियल एस्टेट 2 जगह थी जहां पे सरकार के हाथ में था, जहां उम्मीद थी कि शायद इसमें कोई प्रावधान आता। हालांकि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, लेकिन ओवरऑल बजटीय घाटा 75,000 करोड़ अधिक है। इसको तभी फलीभूत होगा यदि इसको जमीनी स्तर पे ये जो खर्चों का प्रावधान किया है सरकार ने, सरकार को 2,90,000 करोड़ का टैक्स से जो आमदनी होगी, इसका उचित उपयोग ही हमारे इस प्रदेश को विकास में मदद करेगा। सर शुभ नाम? मेरा अनिल अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। किस तरीके से देखते हैं और क्या है? देखिए, 421 लाख करोड़ का बजट। अब आप देखिए कि जो ये बजट प्रस्तुत किया है, इसमें हर वर्ग को लुभाने की कोशिश सरकार ने भरपूर करी। लेकिन अगर मैं बात करूं सरकार के राजकोषीय घाटा की, उसमें सरकार चुप नजर आती है। 62,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा का राजकोषीय घाटा है। आज देखिए, आज 31 मार्च 2025 के पहले मेरी राज्य सरकार केंद्र सरकार से 25,000 करोड़ का लोन लेने जा रही है। इसका मतलब है कि सरकार को अपनी योजनाएं पूरी करने के लिए, और खासकर वो योजना जो लाडली बहना योजना में करती है, उनकी पूर्ति के लिए लोन लेना पड़ रहा है। आप ये देखिए, पुराने बजट का 11% से कहीं ज्यादा हिस्सा, जिसका फिगर है 30,765 करोड़ रुपए, वो लाडली बहना योजना पे खर्च हो चुका। क्या ये जो पैसे हैं जो फ्री बीज के माध्यम से दिए जाते हैं, हमें नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं हमारी उन्नति, हमारे शहर प्रदेश की उन्नति, और मैं तो ये तक कहूँगा कि केंद्र सरकार की उन्नति में सबसे बड़े बाधक है। आप केंद्र सरकार से लोन ले लेते हैं, उसको चुकाने के लिए आप उस पर ब्याज भी तो चुकाते हैं, इस पर कोई नहीं बोलता। आप ये देखिए कि जबलपुर का क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो गई है, क्या हमें इस क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? ये यहाँ देखिए, नदी से लेके नेचुरल रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में है, जो इंदौर और भोपाल के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। पर यहाँ जो इंडस्ट्रीज आनी थी, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के बाद भी, वो भी इस तरीके से नहीं आई है। तो कुल मिला के मैं मानता हूँ कि घोषणाएं करना और उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होने में बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में, अपने बजट के उसमें ज़रूर कोशिश करी कि हम ये एलोकेशन ऑफ फंड्स कर रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो लोन लेने की कगार पे सर्वप्रथम खड़ा रहता है, जो मेरे प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है। टैक्स के बारे में क्या? देखिए, टैक्स अगर नहीं बढ़ाया तो सरकार को मालूम था कि कहीं ना कहीं अगर हम बढ़ाएंगे तो बैकफुट में, लेकिन सरकार अगर चाहती तो बिजली की दरों में चंद प्रतिशत की कमी करके वो अपना एक तरीके से वाहवाही लूट सकती थी, जो इसमें वो फेल हो गई। देखिए, बिजली की दरों में कटौती जब होती है, उससे जो औद्योगिक चीज़ें रहती हैं वो चीज़ें अपनी सस्ती होती हैं, जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। लेकिन सरकार का ध्यान है ही नहीं इस तरफ। सरकार का ध्यान रहता है रेवेन्यू जनरेशन पे, तो वो इस तरीके की बात नहीं करती। सरकार आज की तारीख में सारी पूर्ति लोन के माध्यम से कर रही है। उसका खुद का जनरेशन अगर होता तो मैं सिर्फ यही प्रश्न पूछना चाहूँगा, फिर आप 25,000 करोड़ का लोन 31 मार्च 2025 के पहले क्यों ले रहे हैं? नाम और मैं अभिषेक ध्यानी, कर अधिवक्ता। आज मध्य प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है, हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने,
4,21,000 करोड़ का बजट पेश किया है। ये विगत वर्ष से करीब 15% अधिक का बजट है। इस बजट में अधिक होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखी गई है, व्यापारिक वर्ग से लेकर आम जनता के हित की बात है, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया गया। लोगों को टैक्स ना लगना एक राहत वाली बात होती है। लोगों को उम्मीद रहती है कि किसी तरीके की नई घोषणा होगी, कोई टैक्स लगेगा, कोई बर्डन होगा हम पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो उन्होंने औद्योगिक को लेकर इस वर्ष औद्योगिक वर्ष घोषित किया है, जो अभी कुछ दिन पहले ही विगत हमारे इन्वेस्टर मीट हुई है, काफ़ी इन्वेस्ट किए गए हैं। तो उससे हर शहर पर, हर जिला स्तर पर जो इंडस्ट्री लोग डालेंगे, उससे यूथ को जॉब मिलेगा। जो यूथ बाहर जॉब के लिए जा रहा है उसे अपना शहर, अपने प्रदेश में काम मिलेगा। तो ये एक अच्छी पहल है। गौशाला को देखकर उन्होंने 500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है, अगर अभी कुछ ही महीने पहले से ही हमने देखा है बड़ी गौशाला का उद्घाटन किया गया। इस तरीके से गौशाला पे ध्यान रखा गया, एक अच्छी पहल है। जितना पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, यूथ का ध्यान रखा गया। इस पे मेन बात यह है कि जो अच्छे बच्चे पढ़ पाते हैं, बेचारे फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर पढ़ने नहीं जा पाते, उन बच्चों को का चयन कर 50 बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजेगी सरकार अपने खर्च पे। ये एक अच्छी पहल है। जबलपुर को क्या नहीं मिल पाया, क्या सोचते थे आप, क्या मिलना चाहिए? जबलपुर और महाकौशल पे अगर हम बात करते हैं तो जबलपुर में बहुत अच्छा इस समय पे पर्यटन का बहुत अच्छा क्षेत्र है। उस पर ऐसा कोई अलग से घोषणा नहीं की गई है बजट की में कि हमारे जबलपुर में भेड़ाघाट, बरगी, कान्हा, ऐसे आसपास की जगह पे कोई विशेष अगर ऐसे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए घोषणा होती तो एक बहुत अच्छा हम लोगों को थी। इस पे उम्मीद भी थी हम लोगों को, क्योंकि बहुत पर्यावरण यहाँ अच्छा है, टूरिज्म बहुत अच्छा है। आज की डेट में शहर हमारे 5 सितारा होटल पे भी 4-5 होटल्स आ चुके हैं, तो हर तरह से है। फिल्म इंडस्ट्रीज़ को लेके भी हमारे लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि हमारे इस जगह पे पहले से कई वर्षों से कई सीरियल्स, कई फिल्म्स बनी है, तो उसको देख के भी कुछ एक विशेष इस पर घोषणा की जाती तो उससे बाहर के लोग यहाँ आते। तो हर तरह का बाहर से कोई भी टूरिज्म या कोई भी अगर काम के लिए आता है फिल्म बनाने, तो उससे क्या है कि हर क्षेत्र में विकास होता है, हर एक को बिजनेस मिलता है। तो ये कभी ऐसे हमारे क्षेत्र में विशेषकर कोई ऐसी विशेष घोषणा नहीं की गई है, ये देखा गया। डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट विशेष तो यही है, डेवलपमेंट को लेके उद्योगीकरण होना चाहिए। और कुछ मैं कहना चाहूँगा कि बंद फैक्ट्रियाँ जो बंद हैं, जैसे हमने कई इंडस्ट्रियल एरियो में देखा, जैसे 150-200 फैक्ट्रियाँ, उसमें 25 से 30% फैक्ट्रियाँ बंद हैं। तो उन फैक्ट्रियों को, मालिकों को बुलाकर बात होनी चाहिए कि आपको इस पर किस चीज़ का नुकसान हुआ, उनके दुख दर्द को सुन के, उनके किस कारण से नुकसान हुआ उस पर मंथन होके उनको फंडिंग दे के उनको फिर से चालू करने के लिए ऐसी कोई योजना आती तो वो बंद फैक्ट्रियां भी चालू होती और लोगों को रोजगार मिलता, अपने शहर, अपने जिले स्तर पे उनको रोजगार मिलता। इस तरीके की कोई घोषणा देखी नहीं गई है। इस पर भी सरकार को जरूर सोचना चाहिए। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।